और इस बीच पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सत्ता में आपको दे दें। इस वक्त ये बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में जो मंत्रिमंडल अभी तक काम कर रहा था, मतलब ममता बनर्जी का मंत्रिमंडल, वो बर्खास्त कर दिया गया। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया, मतलब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और उनके सारे सहयोगी जो सरकार में थे वो बर्खास्त किए गए। आपको मालूम है ममता बनर्जी ने बीते दिनों ये बात कही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लिहाजा उनको बर्खास्त कर दिया गया है। के साथ मैं हूं दिनेश गौतम। और जिस तरीके से बंगाल में अप्रत्याशित तरीके से बहुत सारी सियासी चीजें बीते दिनों हुई हैं, जिनमें से एक रिजल्ट भी बहुत सारे लोगों के लिए अप्रत्याशित था। टीएमसी के लोग तो यही कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत। और उसके बाद चुनाव तक तो यह निश्चित रूप से क्रेडिट में जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चाक चौबंद था कि कहीं कुछ हुआ नहीं, लगा कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जो नकारात्मक हिलता रहा चुनावी वो पत्ता, जिसको आप कह सकते हैं कि रक्त रंजित इतिहास का वो पत्ता रहा है। लेकिन यहां अब आप देखिए, ये बीते 24, 48 घंटे, 72 घंटे बल्कि कह लीजिए, क्यों ये बता रहे हैं कि अचानक ऐसा लगा जैसे चीजें बिखर रही हैं। यहां जो गोलियां चलाई गई शुवेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर, वो जानलेवा साबित हुई। लेकिन क्या शुवेंदु अधिकारी के पीए को ही टारगेट किया गया था या टारगेट कुछ और था? यह शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि आप कभी भी देखिए कि जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं वो जाहिर है कभी किसी के पीए को टारगेट करके नहीं होता। अगर किसी के दिल में कोई सियासी रंजिश चल रही है तो सीधे सीधे वो अपने एनिमी को, जिसको पॉलिटिकल एनिमी मानता है, उस पर हमला करता है। तो क्या असल में यहां निशाना शुवेंदु अधिकारी ही थे और गोलियों की जद में आ गए उनके पीए चंद्रनाथ रथ? और यह दिखाता क्या है? क्या ये बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को चलाया गया 15 सालों में, या उसके पहले भी कह लीजिए, चुनावी इतिहास का खासतौर से जिस तरीके से हिंसा एक अभिन्न हिस्सा रही है, क्या उसी का एक रूप यहां सामने आया? शुक्र यह करना चाहिए कि कम से कम चुनाव का अधिकांश हिस्सा बगैर किसी इस तरह की घटना के निपट गया। या ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह कि क्या आज भी लाशों पर सियासत करने वाले लोग हैं, और जब उनको यह लगता है कि कहीं वो उनके अधिकार उनके हाथों में जो अभी तक थे वो उनसे दूर जाने लगते हैं, तो इस छटपटाहट में ऐसा होता है? या इसको ऐसा भी देख लेना एक जल्दबाजी है? जो लोग इसको ऐसा कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या वो भी जल्दबाजी कर रहे हैं और एक तरीके से जांच को प्रभावित करने वाले माने जाएंगे उनके बयान? ये तमाम सवाल हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि असल में TV9 से क्या बोले शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा कि मैं निशाने पर था। शुवेंदु अधिकारी खुद ये मान रहे हैं कि वो निशाने पर थे, पहले से धमकियां दी जा रही थी। शुवेंदु ने कहा पुलिस जल्द मामले का पर्दाफाश करेगी। शुवेंदु ने कहा हत्या करने वाले खूनी हैं, आतंकी हैं। शुवेंदु का यह भी कहना है वो आतंकी और खूनी हैं, निशाने पर मैं था, पहले भी धमकियां दी जा रही थी। शुवेंदु अधिकारी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी खुद ये कह रहे हैं कि असल में निशाने पर वो थे। मतलब क्या उनको ये लग रहा था कि उन पर गोलियां चल सकती हैं? और अगर ये अंदेशा था तो क्या कभी इस बारे में उन्होंने औपचारिक तौर पर किसी को जानकारी दी थी, उन लोगों को जानकारियां दी थी जिनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है? और क्या इसके विषय में पहले से कोई तैयारी की गई थी? या जब आज ये घटना हो गई तो उनको लग रहा है कि वो जिन धमकियों को असल में मान रहे थे कि सियासी धमकियां हैं और यहाँ का तो चरित्र ही ऐसा है सियासत का, वो तब हल्के में ले रहे थे और अब उनको ये पता चल रहा है कि असल में निशाने पर वो थे। पहले क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। आपके सहयोगी को निशाना बनाना, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे? नहीं, वो तो निशाने में मैं था। हाँ। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ। हाँ। लेकिन ये अपॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, जो एयरफोर्स का एक आर्मी है, देश के लिए आपने 10-15 साल दिया है, उसके ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। सुना आपने शुवेंदु अधिकारी को। TV9 भारतवर्ष से विपिन चौबे हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और उनसे बातचीत में क्या कहा शुवेंदु अधिकारी ने। और शुवेंदु के पीए की हत्या पर टीएमसी का बयान सामने आया। चंद्रनाथ की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं टीएमसी ने कहा, दोषियों की पहचान करके सजा दी जाए। टीएमसी ने यह भी कहा हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है, यह टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है।
क्या इसकी ये जब स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो इसको पूरे उसी तरीके से, क्रेडिबल तरीके से जनता और सुनने वाले सब्सक्राइब कर रहे हैं, या लग रहा है कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी है? इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आगे देखिए, शुभेंदु के पीए हत्याकांड पर बोले अखिलेश, इस हत्या के लिए गृहमंत्री जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा, गृहमंत्री से इस हत्याकांड पर सवाल पूछिए कि कैसे एक पीए अचानक मार दिया जाता है। अखिलेश ने कहा, इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। जाहिर है ये जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष में बहुत सारे लोगों का नजरिया ये है कि उस समय जब इलेक्शन कमीशन के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है, या उस समय जब इलेक्शन कमीशन ये बता देता है औपचारिक तौर पर कि अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था वो समाप्त हो रहा है, और जाहिर है वो वक्त जो होता है बीच का, जब अगली सरकार आती है और अभी पुरानी सरकार गई नहीं होती, तो उस समय या तो केयरटेकर सीएम होता है और या फिर राज्यपाल के हाथों में चीजें होती हैं। यहां पर यह कहा जाना कि गृहमंत्री से यह सवाल पूछिए, इसके मायने भी बहुत गहरे हैं। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले विपिन चौबे के पास एक बार जाना चाहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल पहुंचे हुए हैं और वहां से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, इस मामले में जब से आप पहुंचे हैं, क्या क्या होते आपने देखा, और टेक्निकली क्या यह बात सही मानी जाएगी कि उस समय जब यह हुआ इलेक्शन कमीशन के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर था? देखिए, हाँ, दो बातें हैं दिनेश इसमें। पहली बात, जो आपका पहला सवाल है, जब मैं आज सुबह यहाँ पर पहुँचा हूँ लगभग सुबह 8 बजे, उसके बाद से लेकर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। चंद्रनाथ जो रथ हैं उनका शव पहुँचा पोस्टमार्टम के लिए, हंगामा बहुत ज़्यादा हो रहा था। शुभेंदु अधिकारी लगातार मौजूद रहे, एसआईटी को जांच सौंपी गई, आईजी स्तर का अधिकारी एसआईटी की जांच को लीड कर रहा है। साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि घटना के 18 घंटे बाद अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ये अपडेट रहा है और पुलिस उन डॉट्स को कनेक्ट कर रही है, और जब तक वो हत्यारे नहीं पकड़े जाते उनका मास्टरमाइंड के बारे में पता नहीं चलेगा। ये भी पता नहीं चलेगा कि उनका मोटिव इंटेंशन क्या था। क्या सिर्फ वो सरप्राइज करना चाहते थे, क्या शुभेंदु अधिकारी को एक मैसेज करना चाहते थे, पॉलिटिकल मैसेज, पुरानी राइवलरी थी, किस तरह की दुश्मनी थी, इसको लेकर बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन अभी सब कुछ अंधेरे में है। क्यों? क्योंकि ना तो पिस्टल बरामद हुई, ना बाइक बरामद हुई, ना हत्यारे बरामद हुए। दूसरी बात, जब यह हत्या हुई, क्योंकि आज दोपहर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हटाने की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है। ऐसे में जब यह हत्या कल रात में हुई है, उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो पूरी कमान चुनाव गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं होती है, चुनाव आयोग के हाथ में होती है। तो गृह मंत्रालय उनको फैसिलिटेट कराता है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर थी, लेकिन आज की बात करें, अभी की बात करें, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो शासन और प्रशासन की कमान है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में है, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने अभी रिजाइन नहीं किया है, दूसरी सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, और इस बाबत अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, आज से उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है। ऐसे में वो क्या एक्शन लेती है अब? लेकिन क्या नहीं, ये भी अगर टेक्निकली माना जाए तो आज वो तारीख है जब विधानसभा, पुरानी विधानसभा एक तरीके से भंग हो रही है। अगर विधानसभा अभी स्थिति में होती, पुरानी विधानसभा, तो ये माना जाता कि सीएम अपनी जगह पर हैं और वो केयर टेकर सीएम हैं। इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अब विधानसभा भी अगर भंग है तो फिर ऐसे में उनको केयर टेकर सीएम भी कैसे माना जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है जी, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि आप चुनाव हारते हैं तो आप अपना इस्तीफा सौंपते हैं, इस्तीफा राज्यपाल स्वीकार करते हैं और आपको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाते हैं। और जब तक नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री काम करता है, क्योंकि ये एक पोस्ट होती है, एक व्यवस्था है कि उस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते। जब वो पोस्ट खाली होती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इसीलिए ये बहुत तकनीकी पेच है और बहुत, लेकिन ये विपिन वैसा ही है जैसे कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति होने पर थानों के बीच में ये होता है कि नहीं, ये तो आपकी सीमा में हुआ है, दूसरा कहता है नहीं, यहां से तो आपकी सीमा लगती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटना हुई क्यों, इस तरह की घटना हुई क्यों, और ये क्या बताता है? क्या जनादेश कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो, इसलिए उन्होंने ये सब किया है? या असल में कुछ लोग दूसरे हैं जो जानते हैं कि इस समय इस तरह की कोई घटना अगर अंजाम दी जाएगी तो सीधे सीधे लोग इसको कनेक्ट करेंगे कि नुकसान किसका हुआ है? तो कौन है जो इस समय आहत है, कौन है जिसका मोटिव हो सकता है किसी को चोट पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का, या यहां तक कि हत्या करने का?
सीधे सीधे ब्लेम टीएमसी की तरफ जा सकता है, इस बात का फायदा उठाकर कुछ लोग इसको अंजाम दे रहे हो सकते हैं क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। विपिन, आपका धन्यवाद करता हूं यहां पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आज की शाम जो मेहमान आज यहां हैं उनका परिचय पहले आपसे करा देता हूं। शिवम त्यागी, गौतम लाहिरी, दोनों हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, गौतम लाहिरी वरिष्ठ पत्रकार। भास्कर सिन्हा रॉय हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि टीएमसी की तरफ झुकाव रखते हैं और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं। और डॉक्टर अरविंद जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले ये क्या एक ऐसी घटना है जो ये बता रही है कि जो वेस्ट बंगाल का चुनाव का चरित्र रहा है वो इस बार काफी हद तक रोका तो गया, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हो गई, क्योंकि एक ट्रेडिशन रहा है वो रुकते रुकते रोकते रोकते भी यहां पर ये घटना के तौर पर सामने सरफेस कर गया। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए या इसको देखने का कोई और नजरिया होना चाहिए? गौतम दा, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बात सही है कि चुनाव, और जब आप ये बता रहे हैं तो मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, चंद्रनाथ रथ को श्रद्धांजलि देने वाले लोग वहां पहुंचे हुए हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां शरीर है और उनके अंतिम संस्कार से पहले लोग वहां पहुंच रहे हैं और उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। जी, अपनी बात कहिए। सबसे पहले बात तो ये है कि चुनाव तक जैसे एक बहुत ही उत्साह का माहौल में चुनाव हुआ था। हम लोग सब सोच रहे हैं कि बंगाल का जो ट्रेडिशन रहा है चुनाव का उससे हट गया है, लेकिन चुनाव के बाद भले ही संख्या का हिसाब मत कीजिए, लेकिन जो हुआ है ये तो सबसे बड़ी घटना है कि जो एक बड़े पद में जाने वाले हैं, इस तरह का एक नेता का उसका पर्सनल असिस्टेंट को हत्या करना, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो मरा। तो इसलिए तो एक काल जो मैं इसके लिए किसी का जिम्मेवार तो नहीं करूँगा, इसलिए कारण कल शुभेंदु अधिकारी कल रात में मैंने सुना 1:30 बजे तक कि उन्होंने बोल रहा है कि डीजीपी ने कहा है कि हमारा सीसीटीवी फुटेज मिला है, कुछ डॉट हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें देखा गया है गाड़ी भी था, जो गाड़ी का नंबर प्लेट बाहर का है सिलीगुड़ी का, बट सही नंबर नहीं है। लेकिन आज भी पता चल रहा है सिर्फ 2 सवारी नहीं थे एक बाइक में, पीछे और भी एक बाइक था। तो ये जो पहले से जो रेकी करके इसको पहले ही पता था कि ये जो चंद्रकांत इस जगह पे रहते थे, भले ही मेदिनीपुर का हो, लेकिन यहाँ पे जो रहते थे इसको इन लोगों को किसी लोगों को जिन्होंने मारा है वो जानते थे। इसलिए ये अद्भुत एक घटना है निश्चित तौर पे। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले जिसका जान चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, आरोप प्रत्यारोप में जो भी हो। तो ये दुख की घटना है और साथ साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। जिम्मेवारी तो निश्चित थी, तो जो अभी सीपी चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, आपका जो होम सेक्रेटरी है, सारे चुनाव आयोग ने अपॉइंट किया था, वही लोग अभी भी है। इसका पुराना जो साथ वो तो उसको तो तबादला कर दिया था। इवन अब जो उस रेंज का एसपी है उसका भी चेंज हो गया था, थाने का जो ओसी है वो भी नहीं रहा। और मध्यम ग्राम जहाँ पे हुआ है एक संजक से, इस बार तृणमूल कांग्रेस वहाँ से जीता भी है। एक अद्भुत ऐसे नहीं है कि वहाँ पे भाजपा जीती है, कोई रिवेंज ले रहा है टीएमसी तो जीता है वहाँ पे। पॉलिटिकली जो भी हो, लेकिन शर्मनाक है। और मैं तो यार क्या कहूँ इसके ऊपर, बाकी पुलिस ही एकमात्र नहीं। लेकिन आपने ये जो बात कही कि इलेक्शंस जब होने थे तो तमाम अधिकारियों का ऊपर से लेकर नीचे तक तबादला हुआ था और वो इलेक्शन कमीशन के हाथों में पूरी बागडोर एक तरीके से चली गई थी, और वैसे में ये सब हो जाना, ये ब्लेम गेम जो चल रहा है, इसके बीच में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भी राजनीति जो है भारत में, और ये आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान, उन्होंने ये कही बात जीत के बाद कही कि अब ये बदले का नहीं बदलाव का समय है। उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये जो अंतहीन एक चक्र हिंसा का वेस्ट बंगाल के मामले में चलता चला आ रहा है, अब इसको समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद इस तरह की घटना का पेश आना क्या दिखाता है? शिवम, आपने क्या देखा इसमें? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ब्लेम गेम का तो कोई विषय है ही नहीं, बिल्कुल ब्लेम गेम वाली बात नहीं है। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं वो हिंसा जो पोस्ट पोल होती थी वो उस पर किसी हद तक पूरा कंट्रोल आया, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गलत है। स्थितियां खराब हैं, हम सब जानते हैं। मुझे लगता है इसमें ब्लेम गेम वाली स्थिति इसलिए नहीं है कि जब तक दूसरी जो पार्टी है वो शपथ नहीं ले लेती है, केयर टेकिंग सीएम जो जाने वाली आउटगोइंग सीएम होती हैं वही रहती हैं। परंतु बावजूद उसके ये जो गन कल्चर, ये किस तरीके से मार पीट, मार धाड़, गुंडागर्दी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है टीएमसी का, इससे कहीं ना कहीं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं, क्यों वहां की आउटगोइंग सीएम ममता बनर्जी किसी भी तरह के क्राइसिस को लाना चाहती हैं,
इस तरह के ट्रांसफरिफिकेशंस बहुत सम्मानित तरीके से शांति से इस देश में पहले भी हुए हैं। ना तो ममता दीदी इस देश की पहली ऐसी सीएम है जो हार कर वापस जा रही हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है कि किसी को हरा कर सत्ता में आ रही है। नहीं, इस बिल्कुल देश जायज में बात है, बहुत बार लेकिन पहले हुआ है। तो सम्मानित, और सुन 10 सेकंड और दे दीजिए। और अगर उनको लगता है, मैं तो कहता हूं, अगर उनको लगता है या टीएमसी को लगता है कि उनके साथ बेईमानी हुई है, तो 45 दिन का समय है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, कानून के तहत जाइए कोर्ट, जाइए चीजों को रिजॉल्व कराइए, सब कुछ क्लेम कर लीजिए, लेकिन राज्य को ऐसे भड़काने की आवश्यकता नहीं है भाई। शिवम, क्या इसमें ज्यादा जिम्मेदार बयान ये होता कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उनका मोटिव क्या था? पहले ही अनाउंस कर देना, एक तरीके से शक की सुई टीएमसी की तरफ घुमा देना और ये कह देना मैं निशाने पर था। क्या ये जांच को प्रभावित करने वाले स्टेटमेंट नहीं है? शुभेंदु अधिकारी जब ये कह रहे हैं कि मैं निशाना था, किस बिना पर वो कह रहे हैं? अरे गजब बात होगी। मेरा सहयोगी मरेगा तो निशाना कौन है? नेता के साथ वाला सहयोगी है, अगर उस पर हमला होगा तो निशाना कौन है? ममता दीदी के साथ भगवान ना करे कोई सहयोगी है, उस पर निशाना लगेगा, उस पर कोई दिक्कत होगी तो निशाना कौन है? और आउटगोइंग सीएम कौन है? जाने वाली पार्टी कौन है? हिंसा का कल्चर किसका है? हम क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते? हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ते? हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं चुनाव लड़ते? हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ते? टीएमसी बंगाल तो इकलौती ऐसी जगह नहीं है तो ये सवाल मैंने आपसे मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, उसके पीछे वजह है, शुभेंदु अधिकारी ने ही ये बात कही कि बाकायदा रेकी की गई, पूरे तौर पर देखा गया, आने जाने का रास्ता देख लिया गया था, पूरी तैयारी थी, ये सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। और यहां जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो पॉइंट ब्लैंक अंजाम दिया है। उनके पास जो पिस्टल थी उसको वो एकदम गाड़ी के शीशे में सटा देते हैं, उनको नजर आ रहा होता है कौन बैठा है इसके अंदर और वो उसके बाद गोली चलाते हैं।